नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 24 जनवरी को फाइनली अपने डेस्टिनेशन यानी कि सेकंड सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया। अपनी अब तक की जर्नी में कई डीप स्पेस इंजन बर्न्स को अंजाम देने के बाद भी इसके पास अभी उम्मीद से ज़्यादा फ्यूल बचा हुआ है। इनिशियल फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेशंस के आधार पर वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कम से कम 10 सालों तक ऑपरेशनल रहेगा, पर चूंकि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी इसके पास अभी अपनी उम्मीद से ज़्यादा फ्यूल बचा हुआ है, इसका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा। नए कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब कम से कम 20 सालों तक ज़रूर एक्टिव रहेगा, जो कि बेहद ही अच्छी खबर है। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे बेस्ड है, इसलिए इसमें हम इसके बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे वेब और JWST के नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है, जो हबल द्वारा किए गए डिस्कवरीज को न सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करेगा बल्कि उनके बारे में और बेहतर जानकारी हमें देगा। ये एक लार्ज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। हबल मानवों द्वारा बनाया गया पहला टेलीस्कोप था जो स्पेस में रहकर ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड इमेजिंग कर सकता था। इसने अपने 25 साल से ऊपर के लाइफ स्पैन में एस्ट्रोफिजिकल साइंस में कई गेम चेंजिंग डिस्कवरीज की। इसकी मदद से हमने कई एक्सोप्लैनेट्स को एनालाइज किया, कई सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ढूंढे, गैलेक्सीज को ग्रो करते, आपस में टकराते और एक दूसरे में मर्ज होते हुए भी देखा। पर हबल की उपलब्धि यहीं तक सीमित नहीं रही। सरल भाषा में कहा जाए तो आज ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ हम जानते हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें हबल के कारण ही संभव हो पाए हैं। पर हबल में एक कमी थी, और वो ये थी कि ये ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों को अच्छी तरह से नहीं देख सकता था। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। ये मैग्निफिसेंट टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर है। ये कैसे काम करेगा और ये हबल से किस मामले में अलग है, आइए जानते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि लाइट का मतलब केवल वो लाइट होता है जो हमें दिखाई देता है, पर हकीकत ये है कि हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केवल एक छोटे से पोर्शन को ही देख पाती है, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है। विजिबल लाइट के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाकी के उन सभी तरह के लाइट को भी रिप्रेजेंट करता है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद तो है, पर जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। उदाहरण के लिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होते हैं और मैटर तथा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से भी अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। इसलिए ये हमें कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं। टेलीस्कोप्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पोर्शन को कैप्चर कर सके, ताकि हम वो भी देख सकें जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। चूँकि आज हम स्पेस टेलीस्कोप्स की बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब भी हम देते चलते हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में अक्सर देखने को मिलता है, और वो ये है कि पृथ्वी पर जब कई सारे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स मौजूद हैं ही, तो फिर हम टेलीस्कोप्स को स्पेस में क्यों भेजते हैं? आखिर हमें ज़रूरत क्या है स्पेस टेलीस्कोप्स की? आइए जानते हैं इसका उत्तर। अभी तक हमने जाना कि टेलीस्कोप्स बेसिकली लाइट कलेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर करते हैं। इन कैप्चर्ड वेव्स का एनालिसिस करके ही हम किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट या फेनोमेनन के बारे में जान पाते हैं। पर हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है कि ये काफ़ी तरह के वेवलेंथ को आइदर ब्लॉक कर देता है या फिर पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप्स के पास सभी वेवलेंथ के लाइट हमेशा नहीं पहुंच सकते। इस कारण पृथ्वी पर मौजूद कोई भी टेलीस्कोप किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट या फेनोमेनन के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं दे सकता। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है
टेलीस्कोप्स को स्पेस में स्थापित करने की। हबल की अगर बात करें तो स्पेस में ये पृथ्वी से लगभग 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ऑर्बिट में स्थापित है। पिछले 3 दशकों से इसने इस यूनिवर्स को अपने 4 मीटर के प्राइमरी मिरर और 5 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही ऑब्जर्व किया है। ये इंस्ट्रूमेंट्स मेनली अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट के वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड हैं, पर इनमें थोड़ी बहुत क्षमता इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करने की भी है। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हबल बारी बारी से उसे अलग अलग वेवलेंथ बैंड्स में इंडिविजुअली ऑब्जर्व करता है। ऐसा करने से हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग जानकारी मिल जाती है। अब इन सभी वेवलेंथ्स को अलग अलग कलर्स में रिप्रोड्यूस किया जाता है और अंत में सबको कंबाइन करके एक कॉम्पोजिट इमेज तैयार किया जाता है, ताकि इन सभी वेवलेंथ्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर और एनालाइज किया जा सके। उदाहरण के तौर पर इस इमेज को देखिए। ये ईगल नेबुला की एक पॉपुलर तस्वीर है जिसे आप में से कई लोगों ने देखा होगा। ये विजिबल लाइट में ली गई है, इसलिए इतनी साफ सुथरी नजर आ रही है। इसी ईगल नेबुला को जब इंफ्रारेड की नज़र से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। दरअसल विजिबल लाइट के वेवलेंथ शॉर्ट होते हैं, जिसके कारण वो ब्रह्मांड में मिलने वाले कॉस्मिक डस्ट के पार नहीं जा पाते, जिसका मतलब ये हुआ कि विजिबल लाइट हमें ये नहीं दिखा सकता कि कॉस्मिक डस्ट और गैसेस के आगे क्या मौजूद है। वहीं अगर इंफ्रारेड की बात करें तो इनके वेवलेंथ लॉन्गर होते हैं, जिसके कारण ये डस्ट के घने रीजन्स में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। इस कारण इनका इस्तेमाल करके हम कॉस्मिक डस्ट क्लाउड और गैसेस के पार भी आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, विजिबल लाइट से हमें अलग जानकारी मिल रही है, जबकि इंफ्रारेड से हमें एक दूसरी अलग जानकारी। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व करने से हमें किसी स्ट्रक्चर के कॉम्पोजिशन और बिहेवियर के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। इसलिए इस ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए हम केवल विजिबल लाइट पर डिपेंड नहीं रह सकते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हबल इस ब्रह्मांड को मेनली विजिबल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में ऑब्जर्व करता है। चूंकि ये इंफ्रारेड में काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, हम इस ब्रह्मांड में बनने वाले सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को इससे नहीं देख सकते। दरअसल जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हमसे जितने ज़्यादा दूर मौजूद होते हैं, वे उतने ही ज़्यादा रेड शिफ्टेड होते हैं। एज अ रिजल्ट उनसे आ रहा लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते अल्ट्रावायलेट और विजिबल वेवलेंथ से पुश होकर नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में पहुंच जाता है। इस कारण डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले बनने वाले गैलेक्सीज या स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जो इस ब्रह्मांड को इंफ्रारेड में ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो। अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, ये इस ब्रह्मांड को इंफ्रारेड रेडिएशन में ऑब्जर्व करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। ये बेहद ठंडे तापमान में रहकर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स द्वारा एमिट किए जाने वाले डीप इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी कैप्चर करेगा। ये 0.6 माइक्रोमीटर से लेकर 28 माइक्रोमीटर्स के वेवलेंथ रेंज में सेंसिटिव होगा। इस कारण ये ब्रह्मांड के शुरुआत क्षणों के बारे में हमें काफ़ी कुछ बता पाएगा। जेम्स वेब आकार में भी काफ़ी बड़ा है। हबल जहां 2.4 मीटर के मिरर का इस्तेमाल करता है, वहीं जेम्स वेब इससे काफ़ी बड़े यानी कि 6.5 मीटर के मिरर का इस्तेमाल करेगा। ज़्यादा बड़े मिरर का इस्तेमाल करने के कारण ये इस ब्रह्मांड में सबसे पहले बनने वाले ग्रहों और गैलेक्सीज से आ रहे फेंट लाइट को डिटेक्ट करने में हबल की तुलना में ज़्यादा सक्षम होगा। हबल और जेम्स वेब में एक बड़ा अंतर ये भी है कि हबल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि पृथ्वी से एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पीरियडिकली जा सकें और उसकी सर्विसिंग कर सकें। यही कारण है कि अब तक कई स्पेस शटल मिशंस के जरिए कई बार इसमें नए इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू सोलर एरेज, नए कंप्यूटर्स, नए मेमोरी स्टिक्स इत्यादि लगाकर अब तक कई बार इसे अपग्रेड किया जा चुका है। पर जेम्स वेब के साथ ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जेम्स वेब की न तो हम सर्विसिंग कर पाएंगे और ना ही इसे अपग्रेड कर पाएंगे। इसका कारण ये है कि हबल की तरह जेम्स वेब पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर रहकर सूर्य का चक्कर लगाएगा। इस ऑर्बिट की स्पेशलिटी क्या है, ये जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि जेम्स वेब को पृथ्वी से इतनी दूर ऑपरेट करने की क्या ज़रूरत है। ये हबल की तरह पृथ्वी के पास रहते हुए काम क्यों नहीं कर सकता। जेम्स वेब और हबल दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं।
हबल में थोड़ी बहुत एबिलिटी इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने में ज़रूर है, पर ये मेनली अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। वहीं अगर जेम्स वेब की बात करें तो ये सिर्फ इंफ्रारेड में काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, यानी कि इसका काम होगा ब्रह्मांड में काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट से आ रहे बेहद ही फेंट इंफ्रारेड लाइट सिग्नल्स को कैप्चर करना, ताकि उनके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिल सके। इस फेंट इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस टेलीस्कोप के रास्ते में कोई हीट सोर्स मौजूद ना हो, वरना वो हीट सोर्स जेम्स वेब को ही ब्लाइंड कर देगा। ये ऐसा है जैसे कि रात में आप काफ़ी दूर मौजूद जलते दिए को देखने की कोशिश कर रहे हो और उसी समय आपके आंखों पर कोई तेज रोशनी वाला टॉर्च मार दे। जेम्स वेब किसी ब्राइट या हॉट सोर्स के कारण ब्लाइंड ना हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें इसे इस तरह के हर सोर्स से शील्ड करना होता है। वार्म ऑब्जेक्ट भी इंफ्रारेड हीट रेडिएशन एमिट करते हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि ये खुद भी गर्म ना हो, वरना ये खुद अपने ही रेडिएशन से खुद को ही ब्लाइंड कर सकता है। इस कारण इसे खुद को ठंडा रखने की ज़रूरत भी है और बेहद ही ठंडे तापमान में ऑपरेट करने की भी। इस कारण जेम्स वेब एक बेहद ही ठंडा टेलीस्कोप है। इनफैक्ट जेम्स वेब को लगभग -230 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से मात्र 40 डिग्री ज़्यादा है। जेम्स वेब को सूर्य, पृथ्वी और चांद की गर्मी से बचाने के लिए इसमें बड़े सनशील्ड लगाए गए हैं, पर ये सनशील्ड सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली केवल तभी काम कर सकते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक साथ हमेशा सेम डायरेक्शन में मौजूद रहे। यही कारण है कि जेम्स वेब को सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट या L2 ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। ये सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट क्या है और इतना स्पेशल क्यों है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल 3 बॉडी प्रॉब्लम नाम का एक प्रॉब्लम है जो हमसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जहां 3 अलग अलग बॉडीज एक दूसरे का चक्कर भी लगाते रहें, पर एक दूसरे से वो हमेशा सेम पोजीशन पर बने रहें। इस 3 बॉडी प्रॉब्लम को 18वीं शताब्दी के जोसेफ लुइस लैग्रेंज नाम के एक मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 5 पॉइंट्स या पोजीशंस मुमकिन हैं। इन पॉइंट्स को इनके नाम पर ही लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। इन लैग्रेंज पॉइंट्स पर 2 बड़े मासेस या ग्रेविटेशनल पुल एग्जैक्टली बराबर होता है उस सेंट्रीपिटल फोर्स के जो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को उनके साथ मूव करने के लिए चाहिए होता है। यानी कि इन पॉइंट्स पर सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी एक दूसरे की मदद करते हैं किसी सैटेलाइट को उनके रिलेटिव एक पोजीशन पर बनाए रखने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, L1, L2 और L3 एकदम एक सीधे लाइन में मौजूद है, जबकि L4 और L5 इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। यहाँ L4 और L5 स्टेबल पॉइंट्स होते हैं। इस कारण इन पॉइंट्स को ऑर्बिट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को किसी तरह के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। वहीं अगर L1, L2 और L3 की बात करें तो ये मेटास्टेबल होते हैं। इस कारण इनका चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स धीरे धीरे अपने ओरिजिनल ऑर्बिट से ड्रिफ्ट होने लगते हैं और उन्हें अपने ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए बीच बीच में रॉकेट थ्रस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जेम्स वेब कुछ इस तरीके से L2 को ऑर्बिट करेगा। चूँकि जेम्स वेब L2 ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा, हमें इससे कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी से ये हमेशा सेम लोकेशन पर ही रहेगा। हबल को पृथ्वी का शैडो हर 90 मिनट में अफेक्ट करता है, पर चूंकि जेम्स वेब L2 पॉइंट पर स्थिर बैठा नहीं रहेगा बल्कि उसका चक्कर लगाएगा, ये पृथ्वी और चांद के शैडो से भी हमेशा बचा रहेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि ये बिना किसी परेशानी के 24 घंटे इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करता रहेगा। जेम्स वेब को ओरिजिनली साल 2007 में ही लॉन्च करना था, पर लगभग 16 लॉन्च डिलेस के बाद आखिरकार इसे 24 दिसंबर 2021 को एरियाने 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया, 24 जनवरी 2022 को ये अपने डेस्टिनेशन यानी कि L2 ऑर्बिट में बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया है। इसने अपने विशाल सनशील्ड्स भी डिप्लॉय कर लिए हैं। अब अगले 5 महीनों तक ये खुद को ठंडा करेगा। इस दौरान ये अपने 18 प्राइमरी मिरर सेगमेंट्स को प्रिसाइजली अलाइन करेगा और अपने साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के लिए तैयार करेगा।
अब तक हबल ने इस ब्रह्मांड के बारे में हमें काफ़ी जानकारी दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेम्स वेब इस ब्रह्मांड के किन किन अनसुलझे रहस्यों के जवाब हमें देता है। इस टेलीस्कोप को जेम्स वेब नाम क्यों दिया गया है? चूंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल द्वारा शुरू किए गए साइंस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था, ओरिजिनली इसे नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप या NGST नाम दिया गया था। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर जेम्स वेब कर दिया गया। दरअसल जेम्स वेब नासा के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्हें अपोलो मिशंस को लीड करने के लिए जाना जाता है। अपोलो प्रोग्राम नासा का एक प्रोजेक्ट था जिसका मकसद था चांद को एक्सप्लोर करना और मानवों को चांद की सतह पर उतारना। नासा ने कुल मिलाकर 11 अपोलो मिशंस को अंजाम दिया। चांद की सतह पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज एल्ड्रिन इसी अपोलो प्रोजेक्ट के तहत अपोलो 11 मिशन का हिस्सा थे। दोस्तों, सब चाहते हैं कि दुनिया उन्हें एक इंटेलिजेंट और सफल इंसान के रूप में जाने, मगर क्या सिर्फ सोचने भर से ऐसा हो सकता है? नहीं ना। दरअसल हर किसी इंसान की सफलता के पीछे उसकी कुछ खास आदतें शामिल होती हैं जो उसे भीड़ से अलग बनाती हैं। ऐसी ही एक आदत है किताबें पढ़ने की। दुनिया के सबसे बुद्धिमान और अमीर लोगों के बारे में अगर आप पता करें तो उन सब में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, और वो ये है कि उन सब को किताबें पढ़ने की आदत होती है। किताबें न सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। इसलिए हम सभी को किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज के समय में किताबें पढ़ने में घंटों बर्बाद करने से ज़्यादा बेहतर विकल्प है उन किताबों की समरी को अपने रीजनल लैंग्वेज में सुन लेना। इससे आपका समय भी बच जाता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि उस किताब में क्या है। कुकू FM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह की किताबों की समरी ऑडियो बुक के फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती है। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे प्ले स्टोर पर 4.5 से ज़्यादा रेटिंग्स मिले हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला समेत दूसरे सफल लोगों की बायोग्राफी भी इस ऐप पर ऑडियो बुक के फॉर्म में हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस ऐप पर जाएं और महान और सफल लोगों की बायोग्राफी को सुनें। आमतौर पर कुकू FM के साल भर के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको लगभग 400 रुपये देने पड़ते हैं, पर आप में से पहले 250 लोग इसे केवल 199 रुपये में ही पा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके कुकू FM ऐप पर जाना है और सब्सक्रिप्शन लेते समय VT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। तो देर किस बात की, जाइए और अपने 200 रुपये बचाइए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जेम्स वेब कितनी दूर तक देख सकता है? क्या ये अतीत में झांक सकता है? अपने इंफ्रारेड टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जेम्स वेब अपने से 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देख पाने में सक्षम है। चूंकि इस ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरे जगह जाने में लाइट को समय लगता है, 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखने का मतलब होगा उस ऑब्जेक्ट को 13.6 बिलियन साल पहले के समय में देखना, यानी कि बिग बैंग होने के मात्र 100 से 250 मिलियन साल के ब्रह्मांड को देखना। हमने ब्रह्मांड के इतने पुराने रूप को अभी तक नहीं देखा है। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमसे काफ़ी दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखने से हम समय में पीछे कैसे देख सकते हैं। दरअसल इस ब्रह्मांड में जो भी हमें दिखाई देता है वो लाइट के कारण ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर 252 से 201 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का राज था। मान लो हम पृथ्वी पर ना रहकर एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो पृथ्वी से 252 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। चूंकि ये ग्रह इतनी ज़्यादा दूर मौजूद है, लाइट को पृथ्वी से इस ग्रह तक पहुंचने में भी 252 मिलियन साल लगेंगे। यानी कि जो लाइट इस ग्रह पर अब पहुंचेगा वो 252 मिलियन साल पहले पृथ्वी से निकला होगा। यानी कि इस लाइट को एनालाइज करके हम ये जान सकते हैं कि 252 मिलियन साल पहले का पृथ्वी कैसा था। यानी कि इस लाइट की मदद से हम समय में 252 साल पीछे झांक सकते हैं। जेम्स वेब का मिशन क्या होगा? यूं तो जेम्स वेब को इस ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के मकसद से बनाया गया है, पर अगर इसके मिशन की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है।
इस ब्रह्मांड से निकले पहले लाइट को एग्जामिन करके उन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लगाना जिनका निर्माण बिग बैंग होने के तुरंत बाद हुआ था। इस बात का पता लगाना कि गैलेक्सीज कैसे बनते हैं और समय के साथ वो किस तरीके से इवॉल्व होते हैं। हमसे काफ़ी दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स के इमेजेस कैप्चर करना ताकि उनके बारे में भी हम और ज़्यादा जान सकें, और डार्क मैटर के एविडेंस को ढूंढना। इनिशियल फ्यूल कंजम्पशंस के कैलकुलेशंस के आधार पर वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कम से कम 10 सालों तक ऑपरेशनल रहेगा, पर चूंकि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी इसके पास अभी उनकी उम्मीद से ज़्यादा फ्यूल बचा हुआ है, अब ये केवल 10 साल नहीं बल्कि कम से कम 20 सालों तक ज़रूर ऑपरेशनल रहेगा। तो साइंस और स्पेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए अगले 20 साल काफ़ी एक्साइटिंग होने वाले हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने तरफ से हमें डोनेट किया। इस चैनल को और बेहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए डोनेशन लिंक के जरिए डोनेट करके। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल तभी डोनेट करें जब आप डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी विज्ञान के किसी दूसरे दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।